वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारी तरफ से आज का मोटिवेशनल कोट्स है, देख सकते हैं। न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वो सबसे बड़ा होता है। तो विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हैप्पी धनतेरस। तो फ्रेंड्स आज के धनतेरस के शुभ अवसर पे मैं आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल यानी मूव ऑन स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में क्लास 10th के लिए, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों में शर्मा गेस लॉन्च हो चुका है, उसी का मैं पूरे के पूरे एमसीक्यू और साथ में पूरे एक्सप्लेनेशन, जो भी आप लोगों का शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होता है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है, जो आप लोग का 2025 के फाइनल बोर्ड पेपर में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं शर्मा गेस है ये, जो कि लॉन्च हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो, प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने तो अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला इस साल पेपर के लिए। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वो सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा जो इसमें दिया हुआ है। क्लियर है। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरा कंटेंट ये होगा, देख लीजिए आप लोगों का सिलेबस क्या है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इस बार जो सिलेबस था डिक्रीज किया गया था, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ना है, मानव नृत्य का रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे फ्रेंड्स ऊर्जा के स्रोत को डिक्रीज कर यानी हटा दिया गया। क्लियर है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, इसके साथ साथ का यानी रिमूव कर दिया गया। केमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण दिया पढ़ना है, अम्ल क्षारक लवण पढ़ना है, धातु अधातु पढ़ना है, कार्बन है उसके यौगिक। इससे फ्रेंड्स आप लोग को पीरियोडिक टेबल को रिमूव कर दिया गया। उसी के साथ साथ देखिए बायोलॉजी का क्या है, क्या देखिए बायोलॉजी बोला जाता है वैसे। जैव प्रक्रम पढ़ना है यानी लैब प्रोसेस, नियंत्रण समन्वय पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण पढ़ना है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग को खाद्य संसाधनों का प्रबंधन या फिर ऊर्जा के विनिमय वालों को हटा दिया गया। क्लियर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बायोलॉजी से, यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ मैं किस टाइप्स का क्वेश्चन दिया गया। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर आप लोग के बीच में देख सकते हैं, क्या लिखा है, जैव प्रक्रम। तो चलिए जैव प्रक्रम से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड जैव प्रक्रम क्या होता है, देखिए जैव जैव यानी क्या होता है, जीवन। क्या होता है, जीवन। अब प्रक्रम यानी क्या होता है, प्रक्रिया। तो देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी जैव प्रक्रम होता क्या, देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिख रहा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि फ्रेंड वो सारी क्रिया जो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, वहन कर से उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए, यानी पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सारे आप लोग का जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन के तौर पे अगर आएगा, क्या जनन एक जैव प्रक्रम है या फिर क्या एक जनन एक जैव प्रक्रम है, तो फ्रेंड जैव प्रक्रम जनन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पीछे बताना चाहता हूँ। जनन एक प्रकार का अनुरक्षण का कार्य नहीं करता, लेकिन पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये हमारी बॉडी में अनुरक्षण का कार्य करता है। इसलिए जनन को हम लोग जैव प्रक्रम नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोग जीवित उसे कहते हैं जो सांस लेता है, वृद्धि जिसमें वृद्धि करना होता है, गति करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, ये जीवित होने की प्रमाण होते हैं। क्लियर है। यानी फ्रेंड्स ये जीवित होने यानी आप लोगों को सजीव होने के लिए क्या क्या तात्पर्य होना चाहिए, वो सारी कंडीशन को आप लोगों को लिखना था। नेक्स्ट, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री की प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग भी एक जीव है, तो आप लोग अपना जीवन जीने के लिए कौन सी बाहरी कच्ची पदार्थ का यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक कहानी सुनेंगे, रोटी कपड़ा मकान। तो सबसे पहले भोजन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ जीने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप CO2 का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं। तो ये सारे जो कच्चे पदार्थ हैं आप लोग को बाहरी कच्ची पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं जस्ट डिस्कस किया था, श्वसन हो जाएगा, उसके साथ वृद्धि हो जाएगा, गति हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, उत्सर्जन, ये सारे अनिवार्य है आप लोग का। क्लियर है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो फ्रेंड्स पहला कंसेप्ट ये रहा। चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें पोषण के बारे में। तो देखिए पोषण चैप्टर का MCQ किस पेज पे आप लोग को लिख रहा है, चलिए देखते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन, सबसे पहले पर्याप्त पोषक पदार्थ ऑलरेडी यूज किया था, ऑक्सीजन का भी यूज किया था और जल का भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक कोशिकीय जंतु है। तो फ्रेंड्स पादप, अमीबा, जंतु कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जंतु है। क्या है, अमीबा एक प्रकार क्या है, एक कोशिकीय जंतु है। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स पादप और मनुष्य ये एक प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप आप लोग के बॉडी में दो चीज़ बनता है। मनुष्य के शरीर में एक लैक्टिक एसिड बनता है, मनुष्य के शरीर में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, क्लियर। लेकिन वही फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो इथाइल अल्कोहल, क्या होगा? इथाइल अल्कोहल अनोक्सी श्वसन के बीच में बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। तो फ्रेंड्स अवायवीय श्वसन उस श्वसन को कहते हैं जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्लियर है। और ऑक्सीजन के विखंडन के यानी कि ये जो इसमें तो विखंडन नहीं होता, तो फ्रेंड ये डायरेक्टली जो टूटता है इथाइल अल्कोहल में टूटता है, यानी C2H5OH में टूटता है, क्लियर है। और इसमें जो एटीपी जो एनर्जी आता है 2 ATP के फॉर्म में इसमें ऊर्जा प्रोवाइड किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इथाइल अल्कोहल में कितने ATP ऊर्जा प्रोवाइड्स करता है? तो 2 ATP ऊर्जा प्रोवाइड्स करता है, क्लियर है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन परजीवी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, आर्किडियम, मच्छर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या एक प्रकार का परजीवी है। कोई बात करते हैं राइजोबियम, ऑर्किड और मच्छर, ये तीनों जो होते हैं आप लोग का सजीवी होते हैं, यानी क्या ये सहजीव है, ठीक है। चलिए, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अमीबा, अमीबा में जो भोजन होता है उसे बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण होता है, प्राणी समभोजी पोषण होता है, क्लियर है। कोई बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण का। तो स्वयंपोषी पोषण उस पोषण को कहते हैं जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बनाती है, उसे बोलते हैं स्वयंपोषी पोषण। वही बात करते हैं परजीवी पोषण का। परजीवी पोषण उस पोषण को कहते हैं जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण। अब मृत जीवी फ्रेंड उसे कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी मृत जीवी पर निर्भर करते हैं, उसे बोलते हैं मृत जीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स में आप लोगों को पता होगा अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है वह कुटपाथ की सहायता से पकड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए कुटपाथ हो जाएगा। क्या होगा? कुटपाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से में भोजन का पाचन करता है? तो फ्रेंड्स देखिए पकड़ने की काम करता है तो कुटपाथ से, देखिए पकड़ने के कार्य करता है कुटपाथ से, लेकिन भोजन का पाचन किस अंग से करता है? तो इसमें याद रखिए खाद्य रिक्तियाँ से करता है, खाद्य रिक्तियाँ से, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से में आश्रित रहते हैं। तो विषम पोषी जीव होते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग किस पर डिपेंड है? हरे स्वयंपोषी पौधे पर होते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, परजीवी पादप का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, पहला लिख रहा क्या? कसकुटा, विषाणु, कवक या बैक्टीरिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो कसकुटा, कसकुटा एक पादप परजीवी का उदाहरण है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? कुटपाथ किसमें पाया जाता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी जस्ट में आप लोगों ने डिस्कस किया था, कुटपाथ जो पाया था वह अमीबा में पाया था। किसमें पाया था? अमीबा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया था कवक में जो पोषण की जो विधि होती है उसे बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलते हैं? विषम पोषी बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में किस जीव में स्वयंपोषी पोषण होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अमरबेल, कवक, अमीबा या आम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो आम, आम में स्वयंपोषी पोषण होता है। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले स्वयंपोषी का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करता है? ये वायुमंडल की सहायता से CO2 प्राप्त करता है, फिर देखिए पृथ्वी से यानी कि जल को प्राप्त करता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करता है? ये सूर्य की उपस्थिति में यूवी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है? ग्लूकोज यानी कि खाना बनाता है, यानी ग्लूकोज का प्रमाण करता है और O2 को छोड़ता है, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ये सारे हो जाएंगे। क्या हो गए? ये सारे हो जाएंगे, तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमीबा, अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है, जो कि मैं शुरू में ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? अमीबा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मैं फ्रेंड्स अभी जस्ट बताया था अमीबा और मनुष्य में दोनों में प्राणी समभोजी पोषण होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जो है वह जल के टूटने के फलस्वरूप बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ का आवश्यकता नहीं होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट या क्लोरोप्लास्ट। तो अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था, इसमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है। इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहला CO2 की आवश्यकता होती है, फिर H2O की आवश्यकता होती है,
क्लियर है। इसके साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति को आवश्यकता होती है। इसके साथ है यूवी का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है CO2 से निकलता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की से बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है हमेशा याद रखिए ग्लूकोज होता है। क्या होता है ये ग्लूकोज, अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था क्या होता है CO2 प्लस H2O आपको शो करना है। क्लियर है। इसी ग्रुप में U भी लेना होगा। यहाँ पे क्लोरीन को उपस्थिति में अगर लेते हैं तो क्या बनेगा C6H12O6 बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो छोटी यूनिट है उसे बोलते हैं ग्लूकोज, और जिसका आणविक सूत्र क्या होता है C2H12O6 होता है, यानी C6H12O6 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अनोक्सिक श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं जस्ट बताया था, अनोक्सिक श्वसन के फलस्वरूप जो बनता है वह जो बनता है आप लोग का इथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। क्लियर है। चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया, कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो फुली फ्रेंड अभी जस्ट मैं बताया था, सबसे पहले उत्पाद कौन कौन होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिकारक के रूप में क्या होता है, देखिए सबसे पहले अभिकारक रूप में होता है CO2 होता है। क्लियर है। फिर आप लोग का H2O होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ किसकी उपस्थिति में होता है, क्लोरीन की उपस्थिति में U भी रहता है। क्लियर है। तो फ्रेंड देखिए CO2H2O जो होता है ये अभिकारक होता है। क्लियर है। इसके बाद आप लोगों को जो प्राप्ति होता है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, C6H12O6 प्राप्ति होती है। अब बाहर क्या निकलता है उत्पाद के रूप में, ऑक्सीजन। तो यहाँ बोला कौन उत्पाद नहीं है, तो ऑलरेडी फिर देखिए ऑक्सीजन तो होता ही है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन CO2 जो है आप लोग का ये उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता, ये अभिकारक के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होती है, अभिकारक के फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है ये, हरा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था तो हरित लवक, हरित लवक के एक प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। चलिए ये रहा आप लोग का MCQ पोषण के रिगार्डिंग। चलिए मैं आप लोग को पोषण बताऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग का पॉसिबिलिटी आने का है। ठीक है। चलिए पोषण में बताता हूँ, पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा दे। तो पोषण एक प्रकार का, सबसे पहले याद रखिए, जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों का अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं एवं नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो पोषक एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे क्या करते हैं, नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इसके प्रकार होते हैं दो, एक होता है स्वयं पोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहे हैं स्वयं पोषी पोषण के बारे में। देखिए क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उत्पाद क्या है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। सबसे पहले होने चाहिए क्लोरोफिल। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंस है, ताकि आप लोग को हमेशा फोकस है। क्लोरोफिल देखिए इसकी सहायता से हरे पादप सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों जैसे कच्चा पदार्थों में प्रकाश खाद संश्लेषण कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद क्वेश्चन आएगा MCQ के तौर पे, किसकी सहायता से हरे पौधे, सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण जैसे कच्चे पदार्थों में खाद संश्लेषण होता है, तो क्लोरोफिल की सहायता से होता है। क्लियर है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसमें स्वयं पोषी ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। यानी कि इसमें ग्लूकोज, देखिए सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ये बदल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ग्लूकोज के निर्माण का एक प्रमुख घटक होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद लिखा जल, यह भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। स्वयं पोषी पोषण अथवा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, देखिए एक ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन हो गया। देखिए अभिकारक के रूप में एक अलग होता है, अभिकारक यानी जो पार्ट्स लेते हैं, तो अभिकारक यानी कि जो देखिए प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम होता है, देखिए मैं फिर से अंडरलाइन करता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। क्लियर है। लेकिन वही उत्पाद की बात करते हैं तो ये आप लोग याद कीजिएगा। क्लियर है। ये आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, वही मैं जिसको कहना, सबसे पहले क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों के हरित लवक से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है, वही जल एवं पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करता है। ऐसे कारकों का नाम लिखिए जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद कीजिएगा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित है। पहला होता है तापमान, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है प्रकाश और जल। यानी ये सारे जो चार मैं कंडेंस लिखा हूँ, ये सारे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग को होपफुली चांसेस है पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा एक पूछता है बाय द फिगर बेसिस। चलिए मैं आप लोगों को बताने का भरपूर प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो चित्र है, देखिए क्या लिख रहा है, दिए गए चित्र का अध्ययन करें, ए और बी द्वारा नामांकित भागों के नाम और उसके कार्य लिखे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो इसमें ये जो पार्ट्स है, क्लियर है, ये आप लोग को जो दिख रहा है ये जो है इसमें पौधे का अस्टोमाटा है, जिससे हम लोग छिद्र बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो आप लोग को नजर आ रहा है इसे बोलते हैं पौधे का द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? पौधे का द्वार कोशिका। तो सबसे इंटरनली पार्ट्स जो होता है उसे बोलते हैं छिद्र या फिर अस्टोमाटा। क्लियर है? और उसके बाहरी जो पार्ट्स उसे बोलते हैं द्वार कोशिका। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए अब हम लोग को जानना पड़ेगा अस्टोमाटा होता क्या। देखिए अस्टोमाटा जिसे छिद्र बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान कौन करते हैं, तो रंध्र करते हैं। किसके द्वारा? छिद्रों द्वारा करते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? द्वार कोशिका क्या करते हैं? रंध्र, छिद्रों का बंद होना और खुलना द्वार कोशिका को कार्य है। यानी कि जैसे कि छिद्र कहीं बंद होता है तो कहीं खुलता है, तो ये कार्य किसका होता है फ्रेंड्स? तो द्वार कोशिका का होता है। क्लियर है? ये आप लोगों को कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले अब नेक्स्ट चीज़ में बताने जा रहा हूँ। देखिए स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर, ये होपफुली आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है। स्वयंपोषी विषमपोषी। तो देखिए स्वयंपोषी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए अगर अंतर आता है तो इसी यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए स्वयंपोषी क्या होता है। सबसे पहले इस प्रकार का पोषण हरे पौधे में होता है। किसमें होता है? ये हरे पौधे में होते हैं। ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं में करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं में करते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है या प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद करिए, हरे पौधे और स्वयंपोषी जीवाणु। हरे पौधे और स्वयंपोषी जीवाणु। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन आता है स्वयंपोषी जीवाणु का एक उदाहरण लिखना है, तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप लोग लिख सकते हैं, जो कि स्वयंपोषी पोषण के एक उदाहरण होता है। क्लियर है? चलिए इसी के भी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग विषमपोषी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। यानी कि सबसे पहले विषमपोषी जो होते हैं हरे पौधे को छोड़कर कुछ शैवालों को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। क्लियर है? ये भोजन के लिए स्वयं पोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थ पर निर्भर होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल मेनली आप लोग याद कीजिए, क्या होता है? मेढक, मनुष्य, अमीबा इत्यादि कर लीजिए। क्लियर है? तो फुली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है। क्लियर है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, उस विधि का क्या कहते हैं? तो अमीबा के पोषण की विधि, सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा अमीबा के पोषण की जो विधि होता है, अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था, प्राणी समभोजी होता है। देखिए प्राणी समभोजी होता है। इसी विधि से मनुष्य भी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो प्राणी समभोजी विधि के द्वारा अमीबा अपने भोजन का प्राप्त करता है। क्लियर है? देखिए यह भक्षकानु क्रिया या फैगोसाइटिस, देखिए क्वेश्चन आता है किस विधि द्वारा खाद्य ग्रहण करते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए फैगोसाइटिस। इसे फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए, इस विधि को बोलते हैं फैगोसाइटिसिस बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए जब अमीबा कुटपाथ द्वारा भोजन के चारों तरफ, देखिए इसमें होता क्या है, देखिए आप लोग को पूरा मैं डिस्कस करके बता देना चाहता हूँ। देखिए जब अमीबा कुटपाथ द्वारा भोजन के चारों तरफ घेर लेता है और इसके दूसरे सिरे पर स्पर्श करने लगता है, तो इस बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाती है, जिससे खाद्य रक्तदानी में बंद हो जाती है। पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। तो ये सारे इसका फिगर, बाय द वे फिगर आप लोग देख सकते हैं, इसी बिहार पे ये पूरा के पूरा वर्क करता है। क्लियर है? चलिए अमीबा में किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अमीबा के भोजन धानी में पाचन क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? उसी भी यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा हुआ कौन सा एंजाइम है जो अमीबा में स्टार्च का पाचन करता है, तो इसे बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। तो देखिए एमाइलेज, देखिए सबसे पहले ये स्टार्च होता है इस तरफ से, ठीक है, ये फ्रेंड्स स्टार्च होता है, इसी को पाचन कराने का जो कार्य करता है वह एमाइलेज। क्या कौन करता है? एमाइल। इसी को हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का पोषण के बारे में। क्लियर है? और हम लोग स्टार्ट करें मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी बढ़िया से बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आप लोग को मैं MCQ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानना चाहेंगे आहार नाल क्या होता है। तो
तो आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पता करेंगे आहार नाल क्या है। तो होपफुली आप लोग आहार नाल के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को जानकारी होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग अपना फिगर बनाते, देखिए इस टाइप से आप लोग का बॉडी है। देखिए अब यहाँ पे ये इस टाइप से जो रहता है, ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिए इस टाइप से पूरा जो बॉडी रहता है इसे बोलते हैं अमाशय। अब यहीं पे देखेंगे इस टाइप से जो गोल घिरा होता है इसे बोलते हैं छोटी आंत, यहाँ पे नीचे होता है बड़ी आंत। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आहार नाल क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है। मुंह से लेकर बड़ी आंत तक की लंबाई को बोलते हैं हम लोग आहार नाल बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई कुल होता है, याद रखिए आहार नाल की जो लंबाई होता है 9 मीटर होता है। और इससे अगर फीट में बदलते हैं तो लगभग 30 फीट इससे हम लोग बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आहार नाल किसे कहते हैं? तो मुंह से लेकर बड़ी आंत तक की लंबाई वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई होता है 9 मीटर और फीट में 30 फीट होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनली, छोटी आंत, ग्रास नली या फिर अमाशय। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आहार नली का जो पहला पार्ट होता है मुख होता है। देखते जाइए मैं आप लोग को बता, पहला पार्ट होता है मुख होता है। उसके बाद होता है ग्रस नली, देखिए ग्रस नली होता है यानी कि ग्रस नली होता है, क्लियर है। इसके बाद जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत होता है। अब लास्ट वाला जो पार्ट होता है बड़ी आंत होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड इसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी पार्ट्स क्या होता है? तो सबसे बड़ी जो पार्ट होता है वह छोटी आंत। तो आहार नाल के सबसे लंबा जो भाग होता है वह छोटी आंत होता है, याद रखेंगे क्या होता है ये? छोटी आंत होता है, क्लियर है। और फ्रेंड इसकी अगर लंबाई बोलता है तो इसकी लंबाई अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसकी लंबाई अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी लंबाई जो होता है 7 सेंटीमीटर तक होती है, क्लियर है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में एंजाइम पाया था। तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया था उसे बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाला ग्रंथियां पाई जाती है? देखिए मनुष्य के मुख गुहा में लाला ग्रंथियां बोल रहे थे, जोड़े के बारे में बोल रहा था। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कुल 6 प्रकार की लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, कुल 6 प्रकार के। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को जोड़े बोल रहे थे, यानी कि उसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वही बात करते हैं फ्रेंड, जोड़ी में अगर बात करते हैं तो कुल 3 प्रकार की जोड़ी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जोड़ी पाई जाती है। तो चलिए मैं तीनों आप लोग के बीच में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, तो लाल ग्रंथि में कुल जोड़ी बोलेगा तो 3 और कुल संख्या बोलेंगे तो 6। अब तीनों का मैं नाम बताता हूँ, ध्यान से आप लोग सीखते जाइए ताकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो जाए। पहला जो होता है पैरोटिड ग्रंथि, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग के लिए होपफुली ईजी हो जाए। पहला जो होता है वह पैरोटिड ग्रंथि होता है, क्लियर है। सेकेंड जो होता है उसे बोलते हैं सब मेडिबल, देखिए मैं लिख देता हूँ सब मेडिबुलर ग्रंथि होता है। और लास्ट जो होता है थर्ड उसे बोलते हैं सब लिंगुअल, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सब लिंगुअल ग्रंथि बोलते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो होती है वह पैरोटिड होती है। अगर बोलता है सबसे बड़ी कौन सी, देखिए लाला ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि होती है, क्लियर। ये सबसे बड़ी होती है, जो कि कहाँ पे होती है? कान के पास होती है। कहाँ पे होती है? कान के पास जो होती है उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, सबसे जो छोटा होता है, सबसे जो छोटा जो ग्रंथि होता है उसे बोलते हैं सब लिंगुअल बोलते हैं। ये भी आप लोग याद करिएगा, सबसे जो छोटी होती है वैसे सब लिंगुअल बोलते हैं। और यह ग्रंथि जो होती है यह जीभ के नीचे उपस्थित होता है, यह जीभ के नीचे उपस्थित होता है, क्लियर है। और फ्रेंड्स एक और होता है आप लोग का थर्ड, यानी थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं सब मेडिबुलर। ये जो होता है सबसे ज़्यादा आप लोग का लार का निर्माण करते हैं, जो कि मुंह के तल पर होता है, क्लियर है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, दीर्घ रोम जो पाए जाते हैं वह छोटी आंत में पाए जाते हैं। किसमें पाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं, क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मैं इसके बारे में भी कुछ आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा दीर्घ रोम होता क्या। देखिए छोटी आंत का अगर आप लोग फिगर बनाते हैं तो इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं तो इसी में फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसी में एक और शेप में इसके आधार पर इस टाइप से कैटेगरी यानी गोलाकार होता है। अब देखिए इसी में एक अंगुली, देखो अंगुली नीमाकार आकार का जो कार्ड्स होता है, ये अंगुली न्यूमा का आकार जो पार्ट्स होता है इसे बोलते हैं हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। इसे हम लोग विलाई बोलते हैं, क्लियर है। इसे बोलते हैं विलाई बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो कार्य होता है मानव की छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य होता है, क्लियर है। तो ऐसे में दीर्घ रोम हिंदी में कहते थे। कहाँ पाए थे? अभी जस्ट में बताया था, दीर्घ रोम जो पाए थे वह छोटी आंत में पाए थे। कहाँ पाए थे? ये छोटी आंत में पाई जाती है, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब मैं इसके बारे में 2-3 कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी आंत में तो पाई जाता है, लेकिन छोटी आंत के किस पार्ट्स में पाई जाती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर देखिए, अगर आप लोग को छोटी आंत इस तरफ से बनाते हैं, देखिए
इस टाइप से अगर आप बनाते हैं तो जो इसके सबसे ऊपरी जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं डेडूनम। क्या बोलते हैं इसे? डेडूनम बोलते हैं। क्लियर है? अब बीच वाले जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम। और जो लास्ट वाले जो पार्ट्स इसे बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ये आप लोग को तीनों याद करना पड़ेगा। क्लियर है? अब डेडूनम, डेडूनम में ही आप लोग का दीर्घरोम पाए जाते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स इलियम में छोटी और बड़ी आंत दोनों पाए जाते हैं, यानी कि दोनों का जो मिलन होता है इलियम पास होता है। ये आप लोग को कंसेप्ट को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वसा का छोटे छटकों में विभाजित होने की घटना को बोलते हैं इमल्सीकरण, या फिर हिंदी में से बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलते हैं? पाइसीकरण कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो पाइसीकरण इसे कहते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वसा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए वसा, वसा जब छोटे छोटे, देखिए वसा को जो सबसे छोटी यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। और ये फॉर्मेशन किस में होता है? पाइसीकरण द्वारा होता है। रेनिन का कार्य क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रेनिन का जो कार्य होता है दूध का प्रोटीन को पचाना, दूध की प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है? ये रेनिन नामक एंजाइम करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया था। कौन सा एंजाइम पाया था? पेप्सिन नामक एंजाइम पाया था अमाशय में। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया था? पेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसके बारे में आप लोग को मैं अमाशय के बारे में बता देता चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को मैं अमाशय के फिगर बनाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को बॉडी में जो अमाशय है कुछ स्टेप से, सॉरी देखिएगा मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ भी बताने का, देखिए फ्रेंड्स आप लोग को अमाशय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए थोड़ा सा हो जाएगा पूरा ये, देखिए इस टाइप से आप लोग को थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे गोल करना पड़ेगा। क्लियर है? अमाशय में कुल जो मेन जो पार्ट्स होते हैं कुल 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए इसके जो सबसे पहली जो पार्ट होता है इसी वाले पार्ट्स को बोलते हैं फंडस। देखिए आप लोग को याद करना, ऊपरी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। और यहाँ वाले जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं इसे? इस पार्ट्स वाला को बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार फ्रेंड्स इस वाला यहाँ पर जो पार्ट्स होता है इसे बोलते हैं पाइलोन्स। क्या बोलते हैं? पाइलोन्स बोलते हैं। PYLORNS बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स यहाँ पे जो गोलाकार आकार है इसको बोलते हैं कॉर्डिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डिक बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स आप लोग याद रखिए। क्लियर है? और इसके अंदर जो भोजन इसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और यहाँ पे जो भोजन होता है 4 से 5 घंटा तक अवेलेबल रहता है। क्लियर है? और इसी पार्ट्स में जठर रस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? और ये जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस एंजाइम प्लस मसल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अमाशय में जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड में बदल जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आप लोग आंसर क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था? ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया था अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है HCl होता है। अमाशय की जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? अभी मैं जस्ट बताया था फ्रेंड्स अमाशय की जठर ग्रंथियाँ जो प्रवाहित करता है उसे बोलते हैं जठर रस। क्या प्रवाहित करती है? जठर रस। तो अमाशय की जठर ग्रंथियाँ जठर रस को स्रावित करती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, अभी जस्ट मैं बताया था जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो अमाशय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। और फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो जठर रस होता है उसका जो pH मान जो होता है ये भी आप लोगों को पेपर में आता है। इसका pH मान का जो वैल्यू होता है 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण ये करता है पित्त करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? पित्त। तो पित्त जो है आप लोग को पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण करता है। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं पित्त के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। देखिए पित्त के बारे में आप लोगों को 3-4 कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले देखिए पित्त होता है बॉडी में क्या हो, तो पित्त का सबसे पहले निर्माण जाए तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस करते हैं, ये लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? ये लीवर में होता है। क्लियर है? और फ्रेंड ये जो निर्माण होता है डेली हमेशा जो होता है 600 से लेकर 700 ml प्रतिदिन होता है, पित्त का निर्माण होता है। क्लियर है? और इसका जो pH मान जो होता है ये आप लोग याद रखिए, इसका जो pH मान होता है 7.9 से लेके 8.5 के बीच में होता है। क्लियर है? इसका जो कलर होता है, रंग आप लोग के बीच में पूछ सकता है, तो इसका रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पीला, क्या होता है? यानी पियर होता है। ठीक है? एक पीला होता है, एक होता है हरियर होता है, यानी हरा बोलते हैं। पीला जो होता है वह बिलुरुबिन की वजह से होता है। बिलुरुबिन की वजह से होता है पीला।
अब फ्रेंड्स अगर आप लोग बाथरूम करते हैं तो बाथरूम का जो रंग पीला जो होता है वह बिलुरुबिन की वजह से होता है, क्लियर है। और हरा जो होता है वह बिलुरेबिन की वजह से होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आप लोग का, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल में से रक्षा किसके द्वारा होता है। तो आंतरिक स्तर की बात करते थे, देखिए अमाशय के आंतरिक अच्छा स्तर का अम्ल से जो रक्षा करता है वह श्लेष्मा करता है। कौन करता है? श्लेष्मा। इसे हम लोग बोलते हैं श्लेष्मा या फिर मसल्स भी बोलते हैं, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए पित्त के बारे में आप लोग को बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए पित्त रस का स्राव होता है, तो मैं अभी जस्ट बताया था पित्त रस का जो स्राव होता है ग्रहणी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्रहणी द्वारा स्राव होता है, क्लियर है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, क्लियर। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। देखिए कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट बताया था भोजन के माध्यम को जो क्षारीय करने का जो कारण होता है वो पित्त। पित्त क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्या करता है? क्षारीय कर देता है, क्योंकि इसका पीएच मानी क्या होता है? 7.9 से क्या होता है? 8.5 होता है, इसलिए ये कर देता है। एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो सलाइवरी एंजाइम होता है, यानी सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले अग्नाशय में आप लोग की बॉडी, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए अग्नाशय में, यानी अग्नाशय आप लोग समझ में क्या होता है। ये अग्नाशय में फ्रेंड्स 3 प्रकार के एंजाइम आप लोग देखो। सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए थे, तीनों के बारे में आप लोग को बताता। सबसे पहला जो होता है वह एमाइलेज होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ। पहला जो होता है एमाइलेज होता है, दूसरा होता है ट्रिप्सिन होता है और तीसरा होता है लिपेज होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए एमाइलेज का कार्य बताना चाहता हूँ। एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी स्टार्च जो है ना उसको किस में तोड़ता है? ये माल्टोज को तोड़ता है। और माल्टोज लास्ट में क्या कैसे टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है, क्लियर है। उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग ट्रिप्सिन का। तो फ्रेंड्स ट्रिप्सिन जो है ना वह पेप्टॉन को अमीनो एसिड में बदल देता है। पेप्टॉन को अमीनो एसिड में बदल देता है, यानी प्रोटीन का कार्य करता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो माल्टोज जो टूटता हुआ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत में भोजन के पाचन से निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है। तो आंत रस की भी होती है, पित्त रस की भी होती है, अग्नाशय रस का भी होती है। तो लास्ट होगा ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो छोटी आंत के पाचन में आंत रस का होती है, पित्त रस का होता है और अग्नाशय रस का होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो पाए थे वो अग्नाशयी रस में पाए थे। किसमें पाए थे? अग्नाशयी रस में पाया था, क्लियर है। देखिए आप लोगों को मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है? अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का सबसे पहले प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है, देखिए प्रोटीन का, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए ग्लूकोज का सबसे छोटी इकाई होता है, सॉरी देखिए ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई होता है ग्लूकोज, लेकिन वही प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई की बात करता हूँ तो इसका जो होता है वह अमीनो अम्ल क्या होता है? क्या होता है? ये अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल। और फ्रेंड्स अगर आप लोग अमीनो अम्ल का सूत्र जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूँ NH2CONH2, ये होता है, क्लियर है। तो प्रोटीन पचने के बाद किससे पूरा पचती है? तो अमीनो अम्ल में। तो राइट आंसर अमीनो अम्ल हो जाएगा, क्लियर है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड देखिए वसा का पाचन होता है, ऑलरेडी आप लोगों को मैं अभी जस्ट बताया था लिपेज। लिपेज क्या कहता है? वसा को फैटी एसिड में बदल कर पाचन कराता है। फिर देखिए वसा का पाचन होगा सेल्यूलोज। तो मनुष्य की बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, क्लियर है। सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, क्लियर है। तो चलिए क्यों फ्रेंड्स नहीं होता? क्योंकि ये क्या होता है आप लोग का, ये जो होता है आप लोग का पॉलीसैकेराइड्स होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हरियाली जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेप्सिन। कौन करता है? ये पेप्सिन करता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है। तो अभी मैं जस्ट बताया था पेप्सिन नामक एंजाइम जो भोजन को प्रोटीन में किसमें बदलता है? पेप्टॉन में बदलता है। किसमें बदलता है? ये पेप्टॉन में बदलता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, पेप्टॉन में। और यही पेप्टॉन से आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? मैं जस्ट इधर बताया था लाइपेज होता है ये। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अवशोषण की अगर बात करते हैं तो ये होता है आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में होता है। ये सब आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी आंत में होता है।
निम्नलिखित में किस जीव का क्षुधांत्र सबसे लंबा होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता है गाय का जो होता है छोटी आंत सबसे लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय का जो पाचन होता है वह गाय लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पाचन के लिए अधिक समय की जरूरत होता है, इसलिए ये क्षुधांत इसकी लंबी होते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खुर वाले जानवरों में अमाशय का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है, इसलिए मैं आप लोग को बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग का आ चुका है ये मानव पाचन तय। होपफुली फ्रेंड ये 5 नंबर में आता है क्लास 10th में। फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो पहला स्तर उसको बोलते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला जो पार्ट्स होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला जो पार्ट होता है पैरोटिड ग्रंथि होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है इससे बोलते हैं सब मेडुलर ग्रंथि होता है। थर्ड जो होता है सब लिंगुअल ग्रंथि होता है। सबसे क्लियर है? इसके बाद है लाल ग्रंथि। तो फ्रेंड लाल ग्रंथि में जो एंजाइम पाया था उसे बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये एमाइलेज एंजाइम जो पाया था वह सब मेडुलर ग्रंथि यानी मुंह के तल के नीचे पाया था। क्लियर है? इसके बाद आप लोग का देखिए ये आप लोग का ग्रास नली जा रहा है। क्या जा रहा है? ग्रास नली। और ग्रास नली से जो भोजन जाता है वह क्रमाकुचन गति से जाता है, क्रमाकुचन गति से जाता है। क्लियर है? और इसके बाद ये डायरेक्टली आपके बॉडी में कहाँ जाता है देख सकते हैं। ये आप लोग कहाँ पे भेज रहा है? ये अमाशय में भेज रहा है। ये अमाशय में जाता है। ठीक है? और अमाशय के कुल कितना पार्ट्स होता है अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था। कुल इसके जो पार्ट्स होते हैं कुल 4 पार्ट्स होते हैं। अभी जस्ट मैं बताया था सबसे पहली पार्ट्स को बोलते हैं फंडस। फिर होता है यहाँ पे क्या होता है? बॉडी होता है, ये होता है पाइलोलस होता है, ये कॉडिक होता है। क्लियर है? तो अमाशय के बारे में बताया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक पत्ता नुमा आकार का होता है जिसे बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है पत्ता नुमा आकार का आकार होता है। और इसका जो सबसे बड़ी जो पार्ट्स होता है उसमें लैंगरहंस द्वीप आता है जिसमें अल्फा बीटा गामा आप लोग का 3 प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब इसी से देखिए इसके ऊपरी जो पार्ट्स होता है यहाँ पे आप लोगों का लीवर पाया जाता है। फिर उसके नीचे क्या पाया था? पित्ताशय पाया था। क्या पाया था? पित्ताशय पाया था। फिर यहाँ से देखिए पक्वाशय। ये पक्वाशय क्या होता है मैं अभी जस्ट बताया था। डेडुनम, जो डेडुनम होता है उसे बोलते हैं पक्वाशय। क्लियर है? और ये डेडुनम जो होता है फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए छोटी ये यहाँ पे पाया था। क्लियर है? ये डेडुनम होता है। क्लियर है? अब इसके नीचे यहाँ पे जेजुनम होता है, फिर एलियम होता है। और फ्रेंड ये होता है छोटी आंत होता है, फिर ये होता है गुदा होता है, और ये होता है गुहानाल होता है, ये बड़ी आंत होता है। तो बड़ी आंत का भी 3 पार्ट होता है जो गुहानाल होता है और गुदानाल होता है। ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ इसके बारे में ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है आगे बारे में। देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंजाइम कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं लार में जो पाए जाते हैं। अब देखिए अब अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है एमाइलेज एंजाइम किस ग्रंथि में पाए थे, तो आप लोगों को बताया था ये आप लोग का सब मेडुलर ग्रंथि में पाया था। सब मेडुलर ग्रंथि में पाई थी। मानव के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मानव के पाचन देखिए ये लार में उपस्थित एमाइलेज भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ठीक है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पाचन में एंजाइमों का कार्य क्या है? तो देखिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक होता है, ये उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर का अवशोषण हो जाता है। तो अब ये याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने के कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने का जो कार्य होता है वह कोशिका द्रव्य करता है। कौन करता है? ये कोशिका द्रव्य करता है। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? तो ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स अगर बोले ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पित्त के कोई 2 कार्य बताया। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले इसका कार्य क्या है? तो भोजन को क्षारीय बनाना। क्या होता है ये? पित्त का पहला कार्य तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना। क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है 7.9 से लेकर 8.5 होता है। क्लियर है? इसलिए आप लोग को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। उसी प्रकार बीमारी नामक जीवों को नष्ट कर देता है, यानी कि भोजन में उपस्थित छिपों को ये क्या कहता है? नष्ट कर देता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में हमेशा पूछता है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो देखिए तो अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचक अम्लीय माध्यम में करते हैं। ठीक है? अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, यानी भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। अब देखते हैं क्या लिख रहा है। भोजन के साथ साथ ये हानिकारक जीवाणु रोगाणु भी आ सकता है इसलिए उसको नष्ट कर देता है ये। अब देखिए हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग बताता है हमारे शरीर में वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। छोटी या आंत यकृत से पित्तरस और अग्नाशय रस्से से लैपेज प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत देखिए मैं मान लो यहाँ लिखता हूँ। देखिए छोटी आंत जो है ना
कहाँ से प्राप्त करता है? छोटी आंत ना यकृत से, पित्तरस और अग्नाशी रस लाइपेज से प्राप्त करता है। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पाचक एंजाइम के कार्यों का उल्लेख करें। तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार जैव उत्प्रेरक है। यह उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन में जटिल अवयवों के सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। एमाइलेज सॉरी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। तो कैसे करते हैं वो चीज़ का सबसे पहले देखिए, लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्लियर है? जस्ट में बताया था। अब पित्तरस क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है पित्तरस, और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और अग्नाशी रस क्या करता है? इमल्सन बने वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। वही एमाइलेज भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे बोला वसा का पाचन। तो देखिए, वसा मनुष्य में पाचन तत्व में वसा का पाचन सबसे पहले पकासा में पित्त से मिलने वाले वसा का पायसीकरण जो होता है, तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को पायसीकरण माध्यम से होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इमल्सीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अग्नाशिक रसों में पाए जाने वाला लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और पायसीकृत वसा प्लस लाइपेज, ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन इसका होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये इक्वेशन को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, मानव में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज होता है। देखिए, लाल ग्रंथियों में निकलने वाला टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है। फिर अग्नाशय से पकवासे में जाने वाले माल्टोज को सुक्रोज में बदल देता है। ठीक है? फिर छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम सक्कस इंटेनिस शेष बचे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार पाचन होता है। मेनली फ्रेंड्स पाचन का अर्थ होता है कि पाचन होता क्या? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट को अगर आप लोग लेते हैं तो फ्रेंड ये आप लोग को जटिल फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है? ये जटिल फॉर्म में होता है। क्लियर है? लेकिन वही इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जिस प्रकार जैसे ही वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल गया, तो समझ जाए उसका क्या हो गया? पाचन हो गया। मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन की पाचन किस प्रकार होता है? तो मैं आप लोगों को बताया था फ्रेंड, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पकवासे में अग्नाशी रस भोजन में मिलता है। क्लियर है? इस प्रकार ये होते रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, दुर्गुणों कहाँ पाए जाते हैं? ये क्षुधांश के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन और उसके यौगिक में संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा बताया था क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आप लोग को श्वसन के बारे में डिस्कस करूँगा।